नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 3 फरवरी 2026 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और भी इस पे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी है? आपका राइट आंसर है विकल्प ए, मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन। ठीक है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन जो है वो सजातीय श्रेणी के उदाहरण है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन के यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिन यौगिकों में कार्यात्मक समूह समान होता है उन्हें हम सजातीय श्रेणी का सदस्य मानते हैं, और सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण में बताया गया है सजातीय श्रेणी के उदाहरण में मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसको नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता? आपका सही जवाब है विकल्प बी, यूरिया को। आइए देखते हैं। नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में छनन यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं या फिर छनित द्रव कहते हैं। उपयोगी पदार्थों को चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित किया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अधिकांश लवण तथा जल आदि उपयोगी पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, ये है नेफ्रॉन का फिगर। तो पुनः अवशोषण होता है और रक्त की ओर अवशोषण। ठीक है, तो यूरिया जो है उसका आपने देखा, आपका प्रश्न क्या था कि किसको नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जाता, तो सही जवाब क्या है? यूरिया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा जूल में कितना होता है? सही जवाब है विकल्प डी, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट या फिर 3600 सेकेंड। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, जहां ई क्या है? ऊर्जा जो कि जूल में मापी जाती है, शक्ति वाट में, समय सेकेंड में। तो यहां से आपका सूत्र निकल के आएगा ई इक्वल टू पी टी। पी क्या है? 1 किलोवाट, और टी क्या है? 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में आपने जाना 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अभिकथन ए और कारण आर से लेबल किए गए निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीण के निविद आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, और इसका कारण है ये रोपण ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटियां, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। तो आपका सही जवाब है विकल्प सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, एकल कृषि रोपण जो है प्रायः वन निर्भर, यानी जो लोग वन पे निर्भर हैं, ग्रामीणों की निविद आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। आइए इसकी व्याख्या से इस प्रश्न को और भी अच्छे से समझेंगे। एकल कृषि रोपण में एक ही प्रजाति के वृक्षों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, नीलगिरी, पाम आदि। तो आपने जाना एकल कृषि रोपण क्या है? तो एक ही प्रजाति के वृक्ष को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया। एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। ठीक है, ये सत्य है, क्योंकि ये रोपण ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में विभिन्न वस्तुएं जैसे कि फल, पत्तियां, औषधीय जड़ी बूटियां, भोजन, चारा, ईंधन, वन उपज आदि उपलब्ध नहीं करा पाते। ठीक है,
इसकी विशेषता है कि एक ही प्रजाति के वृक्षों को विशाल क्षेत्र में रोपण किया जाता है। मुख्य उद्देश्य है वाणिज्यिक उत्पादन तथा लाभ कमाना, और इससे क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। वन निर्भर लोगों को बहुआयामी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। और वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताएं क्या है, उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां, फल, कंद, पत्तियां यानी कि भोजन के रूप में, और ईंधन के रूप में उन्हें लकड़ी, सूखी टहनियां, चारा, रेशा, गोंद, राल, लाख, बांस आदि अनेक संसाधन उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब चीजें एकल कृषि रोपण से संभव नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है आपका विकल्प बी। नेट आवेश वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। देखिए, हम सभी विकल्पों को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका ज्यादा समय जाएगा, तो हम जो सही जवाब है सिर्फ वही बता रहे हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब सबसे पहले तो प्रश्न है कि आयन क्या है। तो जब परमाणु या परमाणु के समूह प्राप्त कर लेते हैं तो वे आयन कहलाते हैं। इनमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो सकता है। धनायन आवेशित आयन एक या एक अधिक इलेक्ट्रॉन खोकर बनते हैं, जैसे कि Na धनायन, Ca2 धनायन और Al3 धनायन। और ऋणायन क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेशित आयन होते हैं। ये एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनते हैं, जैसे Cl ऋणायन, O2 ऋणायन और S2 ऋणायन। ठीक है, तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? ऐसे आयन जिनमें दो से अधिक परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा कुल आवेश रखते हैं, उन्हें हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ये सभी उनके उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब चांदी की वस्तुएं संक्षारित होकर सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है? सही जवाब है काला। चांदी जो है वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, संक्षारित होकर के सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है और वो काला दिखने लगता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि चांदी की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसके संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं और उन पर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S की परत बन जाती है। सिल्वर सल्फाइड एक काला यौगिक होता है, इस कारण चांदी की वस्तुओं का रंग काला हो जाता है। और इस परत को हटाने के लिए चांदी की वस्तुओं को पॉलिश अथवा विशिष्ट रसायनों से उसे साफ किया जाता है, जिससे कि उसकी चमक को पुनः प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, वक्राकार दीवारों और छत के साथ किसी हॉल डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है विकल्प बी, एक समान ध्वनि वितरण सुनिश्चित करना। आइए इसको जो है कि फिगर के माध्यम से भी बताया गया है। ये है वक्राकार दीवार जो है, सतहों से ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि सभी दर्शकों तक लगभग समान तीव्रता से पहुंचती है। हॉल की वक्राकार दीवारें और छत ध्वनि को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित करती है, जिससे ध्वनि पूरे हॉल में समान रूप से फैलती है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान ध्वनि वितरण को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण को यौगिक से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? सही जवाब है विकल्प बी, मिश्रण अपने संघटकों के अलग अलग गुणधर्मों को प्रतिधारित रखता है। व्याख्या देख लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक संयोजन के मिले होते हैं। मिश्रण में प्रत्येक संघटक अपने अपने गुण को बरकरार रखता है। मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियां क्या है? छानना, वाष्पन, आसवन। अब देखेंगे यौगिक क्या होता है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात में रहते हैं।
और यौगिक के गुण उनके संघटक तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक को उसके तत्वों में केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं। मिश्रण का उदाहरण होता है वायु, जिसमें गैसों का मिश्रण होता है। खारा जल नमक और जल से मिलकर बनता है। रेत और नमक, ये क्या है, ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। और यौगिक का उदाहरण है जल, जिसका सूत्र होता है H2O, नमक NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और चीनी का होता है C12H22O11। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से यह बताता है कि संयोजन अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्माक्षेपी क्यों होती है? जवाब है आपका विकल्प ए, स्थायी उत्पाद निर्माण के कारण वे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। व्याख्या देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं में नए रासायनिक बंध बनते हैं और नए आबंधों के बनने में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसी कारण संयोजन अभिक्रियाएं जो है वो प्रायः ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती हैं। इनमें ऊष्मा मुक्त होती है। याद रहेगा। इसके उदाहरण है 2Mg + O2 अभिक्रिया करके 2MgO और इसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर होती है। और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ संयोजन जब H2 + Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl + ऊष्मा। तो ये सभी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से मूत्र वृक्क से मूत्राशय वस्तु में जाता है? आंसर है विकल्प सी, मूत्रवाहिनी, जिसे गाविनी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये है मानव मूत्र उत्सर्जन तंत्र का फिगर, यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है, आपके दो किडनी होती है, आपको पता है, वृक्क जिसे कहते हैं दोनों साइड। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है मूत्रवाहिनी है और ये है मूत्राशय वस्ति और ये रहा मूत्रमार्ग। तो आपने क्या समझा कि हमारे शरीर में दो वृक्क यानी कि दो किडनी होते हैं जो उदर गुहा के पिछले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्र को प्रत्येक वृक्क से मूत्रवाहिनी एकत्र करती है और प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय वस्ति तक ले जाती है और मूत्राशय अस्थायी रूप से मूत्र को संग्रहित करता है और मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। तो आपने मानव मूत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आंसर है श्रृंखलन। ठीक है, यानी कैटेनेशन कहा जाता है। आइए कैटेनेशन को और भी विस्तार से समझें। कार्बन अपने 4 संयोजक इलेक्ट्रॉनों की सहायता से अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सह संयोजक आबंध बनाता है। इससे कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर सीधी, मुड़ी हुई या वलयाकार श्रृंखलाएं बनाते हैं। कार्बन की यह अद्वितीय क्षमता, जिसके द्वारा वह अपने जैसे ही अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं या फिर वलय बनाता है, उसे श्रृंखलन वो श्रृंखलन कहलाती है। तो ये क्या है, कभी आपने देखा सीधी श्रृंखला, मुड़ी हुई श्रृंखला, वलयाकार श्रृंखला, ये किसकी क्षमता है? कार्बन की, जिसे क्या कहते हैं? कार्बन का श्रृंखलन या कैटेनेशन उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुष्प का वर्तिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होगी? जवाब है विकल्प डी, परागण और निषेचन। आइए इसको समझते हैं। परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे परागण से निषेचन की प्रक्रिया। आप सभी को पता है पुष्प के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। ये है पराग के कण, ठीक है, ये सभी क्या है, पराग के कण हैं और ये वर्तिकाग्र होता है और ये क्या है, इसको कहते हैं वर्तिका।
यहाँ पे जो संरचना आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे अंडाशय और ये है अंडाणु। तो वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने वाला चिपचिपा भाग होता है और परागण के बाद पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाणु से मिलकर उसका वहां पे निषेचन होता है। और यदि वर्तिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो पराग कणों का ग्रहण नहीं होगा, जिससे परागण और निषेचन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि में बैक्टीरिया में जनक कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया शामिल है? आंसर है आपका विकल्प सी, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। आइए समझते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बैक्टीरिया में द्विविभाजन की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या है, जनन कोशिका, और यह आनुवांशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनती है। फिर कोशिका मध्य से लंबाई में बढ़ती है, कोशिका मध्य से संकुचित होकर दो भागों में विभाजित होती है और दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया में द्विविभाजन की प्रक्रिया। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव मुख्यतः द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें जनन कोशिका अपनी आनुवांशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनाती है और मध्य से दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन का विधि है। याद रखिएगा कि ये किस प्रकार का जनन है, तो ये अलैंगिक प्रजनन है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? आंसर है 10 टू द पावर -10। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर लगभग होती है। परमाणु के मध्य में एक छोटा घना धन आवेशित नाभिक होता है। ठीक है, ये क्या है, नाभिक है। कैसा होता है, तो छोटा और घना धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग से भ्रमण करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि अत्यधिक वेग से परिभ्रमण करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या मीटर में लगभग 10 टू दी पावर -10 मीटर होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है विकल्प बी, क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत और प्रतिविस्थापन। व्याख्या है, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा घिसी पिटी या फिर मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। यह नए ऊतकों के निर्माण तथा शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे वृद्धि और विकास संभव होता है। तो वृद्धि क्या है, शरीर की वृद्धि हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण, मरम्मत, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना और घिसी पिटी या मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, तो आपने इन सब के बारे में समझा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, केंद्रक। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन द्वारा करता है। द्विखंडन के दौरान सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होती है और दो संतति अमीबा बनते हैं। अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अमीबा की रसधानी मुख्यतः जल असंतुलन बनाए रखने का कार्य करती है और यह प्रजनन में विभाजित होती है, प्रजनन में विभाजित नहीं होती है।
ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है, ये आपको स्टेप वाइज बताया गया है 6 चरणों में। तो प्रारंभिक अवस्था अमीबा की सामान्य कोशिका, फिर केंद्रक का लंबा होना, केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाजन पूर्ण हो गया है और 2 संतति अमीबा जो है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बना। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को पूरी व्याख्या यहाँ पे आपको समझाई गई है ताकि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए, इससे रिलेटेड यदि आएगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, एथेनोइक एसिड को आमतौर पर एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसमें निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं? सही जवाब है विकल्प सी, तीक्ष्ण। का गुण क्या है? एथेनोइक एसिड को यदि उसको क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड कहा जाता है और उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा और तीक्ष्ण गंध होती है। एथेनोइक एसिड को आमतौर पर एसिटिक एसिड कहते हैं। सूत्र क्या है? CH3COOH। इसमें तीक्ष्ण खट्टी गंध होती है, इसका स्वाद खट्टा होता है और यह जल में घुलनशील और कार्बनिक यौगिक है। सिरके में लगभग 5 से 8% एथेनोइक एसिड होता है। इसका उपयोग भोजन में स्वाद को बढ़ाने, संरक्षण और कुछ रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अचार वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए भी उसमें सिरका मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए और पदार्थ की प्रकृति समान रखी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? जवाब है पूर्ववत बना रहेगा। आइए समझें। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक की लंबाई के सीधे समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां P क्या है, यहाँ पे सूत्र दिया गया है, जहां P क्या है? चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता, और L क्या है? चालक की लंबाई, A क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यदि लंबाई आधी कर दी जाएगी, यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पे सूत्र? तो प्रतिरोध जो है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुण है जो ताप पर निर्भर करता है। तांबा जैसे धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, अब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? जवाब है वास्तविक, उल्टा और छोटा। विकल्प डी। यहां समझें आप, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब F यानी कि प्रधान फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है और इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से इस चीज को बताया गया है। ये अवतल दर्पण है और वस्तु यहाँ पे इसके अवतल दर्पण के परे रखी गई है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आए अगले प्रश्न पे बढ़े हम लोग। यदि द्रव्यमान m के किसी पिंड को त्वरण g के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब है विकल्प डी, m, g और h पर। किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बदलती है। पृथ्वी के निकट स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने का सूत्र होता है U = mgh। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा, m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? ऊंचाई। तो जब किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊपर उठाया जाता है तब वह ऊर्जा को संचित कर लेता है और इस संचित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आकृति के द्वारा भी यहाँ पे आपको समझाया गया है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊंचाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है
और यदि कोई भी एक मान शून्य हो तो स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब है आपका विकल्प ए, पहला और तीसरा। तो पहले तो हम कथन पढ़ लेते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा उस माध्यम के कणों के आमाप से स्वतंत्र होती है प्रकाश गुजर रहा, जहां पे प्रकाश गुजर रहा होता है। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा कथन है, प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। बिल्कुल गलत जवाब। और चौथा कथन है कि खतरे के संकेत का रंग लाल है क्योंकि कोहरे से गुजरते समय लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कौन से कथन गलत है, तो पहला और तीसरा। आइए समझते हैं। प्रकाश जब किसी माध्यम के कण से टकराता है तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस परिघटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं और यह प्रकीर्णन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, माध्यम के कणों के आकार तथा घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती तथा तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की मात्रा माध्यम के कणों के आकार पर निर्भर करती है। छोटी तरंगदैर्घ्य नीला बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है और बड़ी तरंगदैर्घ्य लाल का कम होता है। प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा माध्यम के कणों के आकार से स्वतंत्र नहीं होती है और कोहरे, धुएं तथा धूल के कण बड़े होने के कारण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं। तो आपने सभी बिंदुओं को अच्छे से समझा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांध का एक प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान है? सही जवाब है आपका विकल्प बी, वनों का जलमग्न होना। देखिए, जल संरक्षण, मनोरंजन स्थल का निर्माण, जैव विविधता में वृद्धि, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि बड़े बांध का एक प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान क्या है? तो वनों का जलमग्न होना। बड़े बांध से जल का भंडारण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ का नियंत्रण करने में आसानी होती है। तो ये क्या है? उसके लाभ है। परंतु उनके गंभीर पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं। बांध निर्माण से नदियों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव बस्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ क्या है? सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ती है, जल विद्युत उत्पादन में बिजली मिलती है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है, पीने के पानी तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल मिलता है और मत्स्य पालन तथा जल परिवहन में सहायक है। तो ये क्या है? बड़े बांध के प्रमुख लाभ है। नुकसान क्या है? बांध बनने से जलाशय में जल भरने पर बड़ी मात्रा में भूमि, वन तथा मानव बस्तियां जो है वो जलमग्न हो जाती हैं। ठीक है, तो बड़े बांध के निर्माण से विकास तो होता है, परंतु इसके साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अत्यंत बड़े बांध के निर्माण महत्वपूर्ण तथ्य है। बड़े बांध के निर्माण से विकास तो होता है, परंतु इसके साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बड़े बांधों के निर्माण में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना आवश्यक है। सबसे अंतिम प्रश्न है आपका कि असंतुलित बल का गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है आपका, यह चाल और गति की दिशा में परिवर्तन करता है। व्याख्या है कि जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो वह वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। अर्थात असंतुलित बल वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। असंतुलित बल का क्या प्रभाव है? असंतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। चाल में परिवर्तन, वस्तु की चाल बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, जैसे कि धक्का देने पर गाड़ी की चाल बढ़ जाती है। चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन, कभी कभी वस्तु की चाल भी बदलती है और दिशा भी, जैसे फुटबॉल को तिरछा किक मारने पर।
और दिशा में परिवर्तन कैसे होता है? तो वस्तु अपनी गति की दिशा बदल सकती है, जैसे कि मुड़ते समय चलती साइकिल की दिशा बदल जाती है। तो आपने ये असंतुलित बल के प्रभाव को बहुत ही अच्छे से समझा। उदाहरण है, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, क्रिकेट की गेंद पर बल्ले से प्रहार करने पर उसकी दिशा का बदल जाना, और चलती साइकिल के पैडल तेजी से चलाने पर उसकी चाल बढ़ जाना। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।